अक्षर अक्षर घोंट मिलाया, कुछ को हमने तोड़ा है। रात रात भर जाग जाग कर शब्द शब्द को जोड़ा है। पल दिन या महीनों बरसों के धोखे में न तुम रहना, सदियों के लंबे अनुभव को पुस्तक में रख छोड़ा है। मैं सीमा शिवहरी सुमन साहित्य सूत्र के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में एक पुस्तक है और जिसका शीर्षक है रानी कमलावती, जो निश्चय रूप से लेखक के नारियों के प्रति समर्पण एवं सेवा भाव को प्रदर्शित करता है। तो बिना किसी विलंब किए चलिए हम इस उपन्यास के लेखक बड़राम धाकड़ जी से रूबरू होते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पुस्तक पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी और आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी कि आपने इतना खूबसूरत उपन्यास लिखा। इसको देखकर लगता है कि जैसे चलचित्र हमारी आंखों के सामने चल रहा हो, और इतना सुंदर उपन्यास आपने शुरुआत में ही लिख डाला। तो आपने कलम थामने की शुरुआत कब से की? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद मैडम कि आपको ये उपन्यास पसंद आया, क्योंकि कोई पैमाना नहीं है किसी लेखक के लिए उसकी सफलता और असफलता का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सिवाय इसके कि लोगों को वो पसंद आए। जी। कलम थामने की शुरुआत का जहाँ तक सवाल है, तो मैं दरअसल मूल रूप से गज़ल और नज़्में कहता रहा हूँ। अच्छा। उसके मेरे 2-3 दीवान तैयार हैं, लेकिन अभी तक किसी वजह से वो प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। जी। तो गद्य का तो ये मेरा पहला ही प्रयास है, रानी कमलापति। इससे पहले गद्य की किसी भी विधा में मैंने कभी हाथ नहीं आजमाया था। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कहना चाहिए कि पहले बार खिलाड़ी मैदान में उतरा और उसने सिक्सर मार दिया, तो इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद। और उपन्यास लेखन के लिए इसी विषय को चुनने का आपका कुछ खास मकसद? मैं दरअसल मूल रूप से बरेली जिला रायसेन का निवासी हूँ मैडम। मेरी नौकरी भी, चूंकि इससे पहले मैं राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर था और बाड़ी में पदस्थ था। जी। तो वहाँ बाड़ी में, जैसा कि इस पुस्तक में भी है, कि बाड़ी का जो किला था, गौड़ राजा का किला था वो। जी, जी। जब वहाँ जाते थे तो कई तरह की कहानियां उससे संबंधित सुनने को मिलती थी, जो आपके मन को छूती थी। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि राजा रानियों की कहानियां सुनकर ही बच्चे बड़े होते हैं, तो हमने अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने बुजुर्गों से ये कहानियां सुनी और इन्हें सुन के मन हुआ कि इसे किसी तरह से शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म में लेके आया जाए। लेकिन जब इन्हें लिखना शुरू किया तो विषय का विस्तार होता गया और अब ये एक ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में आपके सामने है। बहुत खूबसूरत। ये जो आपने उपन्यास लिखा है, काफ़ी समृद्ध भाषा, बहुत ही खूबसूरत संवाद, और कहना चाहिए कि सफल उपन्यास। लेकिन जो इसमें दो नारियों के बीच के संवाद हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं जानना चाहूँगी कि नारी के मन के भीतर झांकना और उसकी प्रतिक्रिया को जानना, क्या आपने किसी अन्य महिला की इसमें सहायता ली है? महिलाओं की सहायता के बिना तो जगत संचालित नहीं होता है मैडम। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं स्त्री सुलभ मन और पुरुष सुलभ मन जैसे शब्दों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आत्मा ना नर है ना नारी है। मेरा मन अब तक कई स्त्रियों के शरीरों की यात्रा से होकर गुजरा होगा, जिसके बीज संस्कार रूप में मेरे भीतर मौजूद होने चाहिए। मुझे जरूरत होती है तो बस उन्हें उधेड़ने की, उन्हें खंगालने की। ठीक इसी तरह से किसी स्त्री का मन भी कई शरीरों से, कई पुरुषों के शरीरों से होकर गुजरा होगा। तो हमारे मन में स्त्री और पुरुष दोनों तरह की प्रवृत्तियां, स्त्रैण और पुंसत्व, दोनों मौजूद होते हैं। मैंने ये समझा है कि जो स्त्रैण है वो एक पुरुष में भी होता है। मैंने जब शायद आप दुलारी और रानी कमलापति जी के बीच के वार्तालाप की चर्चा कर रही हैं, मैंने विचार किया, कल्पना की कि कैसे दो सखियां जिनके बीच में संबंध रानी और दासी का भी हो, कितनी अंतरंग हो सकती हैं। और एक बात और मेरा बहुत गहरा विश्वास है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे कि इमेजिनेशन इज पावरफुल देन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो कल्पना में बहुत शक्ति है। बिल्कुल। इसमें बहुत ही खूबसूरत एक पंक्ति आई है जिसमें एक नारी के मन को कैसे आपने भापा है कि उसने महारानी के हाथ से थाल छीनकर
और लगभग धमकते हुए उन्हीं के सामने रख दिया। तो ये पंक्तियाँ बड़ी ही मुझे खूबसूरत लगी कि आपने कैसे जाना कि उसे गुस्सा आ रहा है और किस तरह से उसने थाल छीना और रानी के सामने रख दिया। तो इस तरह से ये बड़ी ही खूबसूरत संवाद शैली जो है वो सामने आई है। तो यदि जो आपने उपन्यास लिखा, इसमें लिखने में कितना समय लगा? और जैसा कि आपने उसमें जिक्र किया है कि आपने कई ऐतिहासिक यात्राएं की हैं इस उपन्यास के साथ इंसाफ करने के लिए, तो क्या क्या खास अनुभव आपके रहे? रानी कमलापति जी का महल, बाड़ी का किला, चूंकि वहाँ तो मैं जॉब ही करता था तो अमूमन जाना होता था। इसके अलावा भोपाल का रानी कमलापति महल और जो नवाब दोस्त मोहम्मद खान थे उनका किला, और जो जगदीशपुर में फिलहाल है, और इसके अलावा भोजपुर का मंदिर, ये कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं जिन पर जाना हुआ था। इन्हीं स्थानों पर जाकर पात्रों का चयन करके और फिर उसके बाद में प्लॉट तैयार करना, मुझे लगता है कि उपन्यास के लिए लंबा और श्रम साध्य काम तो ये होता है। फिर एक बार जब प्लॉट तैयार हो जाता है, पात्र तय कर लिए जाते हैं, तब फिर लिखने में बहुत वक्त नहीं लगता है। जो मेरा अनुभव रहा इसे लिखने का कि मैं जब इस किताब को लेखबद्ध कर रहा था, उस समय मेरी पोस्टिंग डिपार्टमेंट की ऐसी विंग में थी कि जहां बहुत लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ काम हुआ करता था। तो इसे लिखने के लिए मैंने रात 9 से 3 का वक्त मुकर्रर कर लिया था, और जहां तक मुझे ध्यान है 20-22 दिन लगातार 6 घंटे लिखने से ये किताब सामने आ गई। खासी मेहनत की आपने इसको लिखने में। तो कुछ अनुभव ऐसे रहे वहां पर, या आपको कुछ बदलाव लगा वहां पर? जो ऐतिहासिक स्थल पहले थे या उसमें बाद में कुछ नया काम वहाँ पर शुरू हुआ हो? जैसे बाड़ीगढ़ जो है, बाड़ी का जो किला है, वहाँ पर मैं चूंकि जाता रहा हूँ, और अभी फिलहाल वहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से एक छात्रावास संचालित है। तो इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनका रखरखाव भी हो पा रहा है सरकार की इस कवायद से, और साथ में लोग किसी और बहाने से ही सही लेकिन वहां पहुंच रहे हैं और उस पुरातात्विक विरासत से जुड़ रहे हैं, उसे महसूस कर पा रहे हैं। एक जो आपने अनुभव का जिक्र किया है, उसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम जब पर्यटन की दृष्टि से ऐसे पुरातात्विक स्थानों पर जाते हैं तब हमारा अनुभव कुछ और होता है, उन्हें देखने का हमारा नजरिया कुछ और होता है। लेकिन यदि हम इन्हीं स्थानों पर एक रिसर्च स्कॉलर की तरह जा रहे होते हैं, जब हम उस पात्र को जीने के लिए जा रहे होते हैं, तब फिर प्रेरणा, फिर शब्द, फिर डायलॉग्स और फिर प्लॉट्स अपने आप वो आते जाना। बिल्कुल। कहते हैं कि उपन्यास जब लिखा जाता है तो तलवार की धार पर चलने के समान होता है, विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यास। तो कहते हैं कि यदि आप थोड़ा सा भी चूके तो गिरना तय है। तो आपको इसका भय कितने प्रतिशत रहा? मैंने अपने आत्मकथ्य में शायद पहली दूसरी पंक्तियों में यही कहा है कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखना बहुत जोखिम का काम है, क्योंकि एक तो आपको इतिहास को पकड़ के रखना है, और दूसरा उस इतिहास को बोझिल ना होने देने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर होती है। तो या तो आप भटकते हैं तो इतिहास मर जाता है, या फिर उपन्यास मर जाता है, और दोनों के साथ न्याय करने के लिए, संतुलन साधने के लिए जरूरी, मेरा अनुभव जहां तक ये रहा है कि हमें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ किए बगैर औपन्यासिकता समाविष्ट करने का प्रयास करना होता है। यही कोशिश है। जी जी बिल्कुल, और आप इस कोशिश में बिल्कुल सफल रहे हैं। जी, तो अच्छा, वर्तमान की समस्याओं को इतिहास से जोड़ा गया है। जब दिल्ली से कुछ जनता वहां से पलायन कर रही थी, इस विषय में आपने वहां जिक्र किया है, तो मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि किस टाइप की परिस्थिति जो आज वर्तमान से रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं आपको अब धन्यवाद इस प्रश्न के लिए कहूं कि उपन्यास लिखते समय मैंने इसमें कोशिश ये की कि बहुत सारे ऐसे पहलुओं के संकेत इसमें छोड़े जाएं जो हमें सोचने को मजबूर करें। इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा समय लेके दूंगा। देखिए, आज भोपाल के आसपास ट्राइबल आबादी, जनजाति आबादी हमें बहुत नगण्य देखने को मिलती है, जबकि वास्तविकता ये है कि एक समय गोंडवाना या गोंड साम्राज्य का हिस्सा रहे भोपाल में बहुतायत आबादी जनजातीय वनवासियों की आबादी होनी चाहिए थी। ये थी भी, लेकिन जैसा कि
इतिहास बताता है, हमारे अपने अनुभवों से हम जान पाते हैं कि हम सबके पूर्वज निश्चित रूप से दिल्ली, राजस्थान या उत्तर प्रदेश की तरफ से इस नर्मदा द्रोणी में आए हुए हैं। अब ये जब पलायन यहाँ हो रहा था, आव्रजन जब हो रहा था, तो यहाँ से ढेर सारे जो जनजातीय बंधु बांधव थे, डेफिनेटली उनका पलायन हो रहा होगा। तो उन्हीं गौंड राजा रानियों ने हमें, हमारे पूर्वजों को यहाँ बसाने का काम तो किया, लेकिन हमसे शायद संतुलन स्थापित न हो पाने की वजह से, या और भी बहुत सारे कारण जिनका जिक्र मैं कहूंगा कि मैंने पुस्तक में करने की कोशिश की है कि उन वजहों से वो जंगल की तरफ सिमटते गए और हमने इन जंगलों को शहर बना लिया। तो ये समस्या तब दो प्रदेशों के बीच में थी, अब भी दो प्रदेशों या दो देशों के बीच में है, और मैं समझता हूं कि ये शाश्वत समस्या है जिसका समाधान अभी मानवता को खोजना होगा। और काफ़ी सफलता के साथ आपने इस विषय में लिखा है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही उपन्यास लिखें। तो इस उपन्यास के अलावा भी आपने कोई और उपन्यास लिखने की आगे? जी, एक उपन्यास लगभग पूरा ही हो गया है, बस एक फाइनल, एक आखिरी रीडिंग के बाद उसे भेजना है प्रेस में। वो 1842 पहला गदर इस नाम से है। 1842 में दरअसल मध्य प्रदेश में एक बड़ी क्रांति हुई थी जिसे हम बुंदेला विद्रोह के नाम से जानते हैं। जब 1842 के विद्रोह के संबंध में मैं जानकारी इकट्ठी कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि 1857 की क्रांति के जो बीज हैं वो 1842 की क्रांति में मौजूद है। अब ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बुंदेलखंड की इस धरती से शुरू हुए इस आंदोलन को वो प्रतिष्ठा कभी नहीं मिली जो कि 1857 की क्रांति को मिली है। तो मैं कोशिश उसमें भी यही है कि उस से पटाक्षेप किया जाए जो नेपथ्य में जो हमारे वॉर हीरोज रहे हैं, राजा हृदय शाह जी लोधी हीरापुर के हों या राजा परीक्षित सिंह जी बुंदेला हों जैतपुर के, इन्हें एक आज़ादी के मुख्य पात्रों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, क्रांति बीजों की हैसियत से हमें याद करना शुरू करना चाहिए। इस उद्देश्य से वो पुस्तक लिखी है। इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। ये उपन्यास आप लिखें और सफल हो। जी। अच्छा, ऐतिहासिक उपन्यासों में कहते हैं कि चरित्र चित्रण और वेशभूषा पे अधिक कार्य नहीं किया जाता, तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उपन्यास चाहे कैसा भी हो, ऐतिहासिक हो या वो समकालीन हो, लेकिन पात्र और उनके वेशभूषा तो महत्वपूर्ण होती ही है। जैसे मैंने आत्मकथ्य में जिक्र किया है कि उनकी जो वेशभूषा हुआ करती थी उस समय के पात्रों की, उसका चित्र सामने लाने के लिए मैंने ट्राइबल म्यूजियम का दौरा किया। वहाँ डॉक्टर माधुरी यादव जी थीं। तो उनके सहयोग से मैं ये इमेजिन कर पाया कि किस तरह के वस्त्र वो पहनते होंगे, किस तरह के अस्त्र या शस्त्रों का उपयोग वो लोग करते होंगे। तो आवश्यक तो है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, आपने उपन्यास में श्रृंगार पर कलम तो चलाई है, लेकिन बड़ी ही दबी जुबान में मैंने उसे पढ़ा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इसको विस्तार नहीं दिया जा सकता था? नहीं, मैं फिर से आपसे कहूं कि आपने बहुत गहराई से उपन्यास पढ़ा और समझा है। दरअसल रानी कमलापति जी, मैंने जैसा कहा कि मैं उनकी रियाया का हिस्सा रहा हूं एक वक्त, हमारे पूर्वज उनकी आवाम रहे हैं, तो उनका बहुत सम्मान है। और किसी भी सम्मानित पात्र का जब श्रृंगारिक चित्रण करना हो तो बहुत संकोच के साथ करना होता है। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इशारे में बात की है, और जो मुझे कहलवाना था वो मैंने दोस्त मोहम्मद खान से कहलवाया है, और वो भी प्रत्यक्ष नहीं बल्कि उनकी पत्नी ताज बीबी के बहाने उन्होंने कंपेयर किया है रानी कमलापति जी की खूबसूरती को। इसे अनदेखा इसलिए नहीं कर सकते थे कि हम जहां रहते हैं भोपाल में या मध्य प्रदेश के इस हिस्से में, तो रानी कमलापति जी की सुंदरता को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। तो इतनी सुंदर रानी के सौंदर्य का कोई बोध उपन्यासकार को ना रहा हो, ऐसी गलती भी मैं नहीं करना चाहता था। बहुत ही खूबसूरती नक्शिक वर्णन जो किया है जी, जो दिल को छूता है, और बहुत ही खूबसूरत कुछ संवाद है, मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी, अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। आपने लिखे हैं, चोटी पर विश्राम करता सूर्य
स्वप्न लोक गमन की तैयारी में था। झाड़ियां ताल की सीमा का अतिक्रमण करती आती थीं, ठीक वैसे ही जैसे विधर्मी आक्रांता पवित्र भारत भूमि को अपने पांवों तले रोनते आए थे। और एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कि रात यौवन के उफान पर थी, भोजताल के तट पर अमर प्रेम की इबारत आकार ले रही थी। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ और बहुत ही खूबसूरत कलात्मक पंक्तियाँ हैं ये। दूसरा, आपने इसमें कुछ पक्षियों का जिक्र किया है जो वास्तव में मैंने नहीं सुने हैं, तो इसमें ये खास पक्षियों के नाम है, तो क्या वास्तव में ये पक्षी है या कल्पना है? नहीं, मैं दरअसल जैसे मैं पक्षी बताती हूँ, विज्ञान के पतक, जी है ना, कंघी वाली पतक और बर्फ सारस और थैली वाले जल पंछी, तो मुझे काफी आकर्षण लगा इन नामों में कि मैंने कभी इन्हें शायद सुना नहीं। दरअसल ये नाम तो जो वो पात्र हैं पूरन जी, मल्लाह जो नाव चला रहे हैं, नाम तो उन्हीं ने दिए हुए हैं। अच्छा। लेकिन भोपाल सिर्फ अपने इतिहास के लिए नहीं बल्कि अपने भूगोल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हजारों सालों से उत्तरी ध्रुव से, साइबेरिया से, रशिया से हजारों लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी भोपाल आते रहे हैं, भोपाल के तालाब। तो इन पक्षियों का चूंकि जब 300 साल पुरानी कोई कहानी लिखनी हो और चूंकि हजारों वर्षों से ये पक्षी भोपाल आते रहे हैं, 1723 का मुख्य घटनाक्रम है ये, तो इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते थे। क्योंकि आज यदि आते हैं और लोग अपने कैमरा लेकर और बड़े तालाब के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं तो निश्चित रूप से 300 साल पहले भी आते ही होंगे। तो जब आज जो पक्षी, प्रवासी पक्षी भोपाल आते हैं तालाब में, उन पक्षियों को उस जमाने में यदि 300 साल पहले कोई मल्लाह पूरन यदि देखते तो क्या उन्हें नाम दे सकते थे? अच्छा। तो मुझे जहां तक ध्यान है कि ये जो बर्फ जैसा भूरा भक्क, बर्फ का सारस, ये दरअसल साइबेरियन, जी, ये दरअसल साइबेरियन क्रेन है। अच्छा। जो अभी भी आता है। जी। और पक्षी विज्ञानी इनके बारे में ज्यादा जानते हैं। और जो आपने ब्राह्मणी बतख की बात की, उसे रडी शेल्डक कहते हैं आजकल। और एक फ्लेमिंगो है जिसके बारे में वो गुलाबी चोंच वाले शुतुरमुर्ग की बात की। बहुत ही खूबसूरत पक्षियों का जिक्र है इसमें। अच्छा, युद्ध का जो विस्तार आपने वर्णन किया है वो कैसे संभव हुआ? मतलब उसके लिए खासा तैयारी, या आपने जैसे बोला कि मैंने म्यूजियम में जाकर जी सर्च किया, तो क्या तैयारी रही इसमें? ऐसा लग रहा है जैसे मैं चलचित्र देख रही हूँ और युद्ध मेरे सामने हो रहा है। जी, फिर से धन्यवाद, क्योंकि यही एक लोग कहते हैं कि उपन्यास की सफलता है कि हम पढ़ रहे हों और चित्र हमारे सामने हो। दरअसल युद्ध को बहुत विस्तार तो मैंने देने का प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रयास ये रहा है कि जितना भी युद्ध के दृश्य लिखे जाएं वे दृश्य सजीव हो सके। और जिस ढंग से रानी कमलापति जी के साथ उनके मन पर जो विपदाएं, जो आपदाएं उस समय आ रही थीं, जो ये रियासत जिस तरह की स्थितियों से, परिस्थितियों से गुजर रही थी, वैसी स्थिति में थोड़ा सा युद्ध का वर्णन आवश्यक भी हो गया था। रहा प्रश्न उसे सजीव करने का, तो निश्चित रूप से म्यूजियम में या किले में, उनकी हवेलियों पर जब हम जाते हैं तो पता नहीं क्यों वो दृश्य मेरी दृष्टि के सामने तो मूर्तिमान हो ही जाते हैं। बिल्कुल, और तभी हम दर्शकों को दिखा पाएंगे कि मूर्तिमान है। जी। अच्छा, ऐसा कोई अंश है पूरे उपन्यास में जो आपके हृदय को छूता? अब है एक, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि मैं उसे कई बार पढ़ते हुए रो देता हूं, पर मैं कोशिश करता हूं। दरअसल एक, आप इस उपन्यास से गुजरी हैं तो आपको ध्यान होगा कि एक दोस्त मोहम्मद खान और रानी कमलापति जब ये तय कर लेते हैं, उनके बीच ये समझौता हो जाता है कि अब वो आलम शाह के ऊपर दोस्त मोहम्मद खान की सेना के माध्यम से आक्रमण किया जाएगा और उस रानी अपना प्रतिशोध लेंगी। तो वैसी स्थिति में नवल शाह, जो कि लगभग 12-14 साल का युवराज है, और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि रानी कमलापति बहुत सुंदर हैं, तो एक इस कौमार अवस्था से गुजरने वाला बेटा अपनी सुंदर मां के संबंध में क्या उनका मनोविज्ञान रहा होगा, उसको चित्रित करने का प्रयास किया है। वो कुछ पंक्तियां जी मैं पढ़ देता हूं। तो रानी कमलापति नवल शाह से कहती हैं कि अभी तक सोए नहीं युवराज,
जब राजमाता किसी विधर्मी के साथ रात्रि में समय व्यतीत कर रही हों तो युवराज को नींद कैसे आ सकती है। नवल शाह के स्वर में मोहम्मद खान के लिए घृणा और राजमाता के लिए अफसोस स्पष्ट था। जब मित्र और संबंधी विश्वासघात की सभी सीमाएं पार कर जाएं और कोई विकल्प शेष न हो तो ऐसे आपातकाल में मर्यादा नहीं देखी जाती युवराज। प्यास बुझाने वाले हाथों से जाति नहीं पूछी जाती। रानी के लहजे में अनुभव से उपजी कड़वाहट तो थी, परंतु नवल शाह के लिए नाराजगी तनिक भी नहीं। पिताश्री कहते थे, परिस्थितियों पर विलाप केवल अबलाओं पर शोभा देता है, वीरों को नहीं। हम मानते हैं वर्तमान परिस्थिति प्रतिकूल अवश्य है, किंतु हमारे प्रतिशोध का मार्ग केवल मोहम्मद खान के चरणों से ही तो होकर नहीं गुजरता है राजमाता। इस बार नवल शाह के शब्दों ने रानी को थोड़ा झकझोर भी दिया। आपके पिताश्री के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में हम आपसे अधिक जानते हैं युवराज। और रहा प्रश्न विकल्पों का, तो जब आप राजकाज की गंभीर बातें समझने ही लगे हैं, हमें बताइए और क्या विकल्प है हमारे पास अपना प्रतिशोध लेने का। राजमाता के प्रति प्रश्न ने नवल शाह को सोचने पर विवश कर दिया। विकल्पों पर हम विचार कर सकते हैं राजमाता, हमें समय दीजिए। कोई विकल्प न सूझते देख नवल शाह ने टालने का प्रयत्न किया। 3 महीने का समय आपको विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं था युवराज। रानी इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी। नहीं था पर्याप्त यह समय। नवल शाह की दुखती रग पर रानी ने जैसे प्रहार कर दिया हो, वो लगभग चीख ही पड़ा। आप जानती हैं राजमाता, पिताश्री महाराज को खो देने के बाद हमें आपकी कितनी चिंता रहती है। एक पिता के घर में सुंदरी कन्या शोभा तो देती है, किंतु उससे भी अधिक चिंता देती है। उसकी अस्मिता के रक्षण की चिंता में एक पिता रात्रि में ठीक से सो भी नहीं पाता, क्योंकि उसके हरण की आशंका उसे कभी मुक्त ही नहीं होने देती। पिताश्री के पश्चात हमें आपकी चिंता है राजमाता। आपको अपनी मां के रूप में पाकर हम धन्य हैं, परंतु आपका रूप और सौंदर्य हमें आपकी चिंता से मुक्त ही नहीं होने देता कि हम प्रतिशोध के विकल्पों पर विचार कर सकें। राजमाता अपने पुत्र की इस वैचारिक और भावनात्मक प्रौढ़ता से अब तक परिचित नहीं थी। यद्यपि वे उसके इस एक तरफा दर्शन से सहमत नहीं थी, किंतु वाद को विस्तार न देते हुए बोली, हम बहुत सुंदर। तो मैं नहीं चाहती कि आप भावुक हो, और मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा है जी। और बहुत ही संवेदनशील पंक्तियां आपने यहाँ पर प्रस्तुत की। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा लगता है इसको उपन्यास को पढ़ते हुए कि एक चलचित्र हमारे सामने चल रहा है। तो कोई ऐसी भावी योजना है आपकी कि इस पर वास्तव में बड़े पर्दे पर कोई फिल्माई जाए, बनाई जाए? कुछ लोगों से चर्चा जरूर चल रही है। कुछ वेब सीरीज बनाने के लिए इच्छुक हैं कुछ प्रोड्यूसर्स, लेकिन फिल्म के संबंध में अब तक किसी से कोई बात वेब सीरीज का वैसे आज ट्रेंड है जी। तो वेब सीरीज मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगी, उसको बारीकी से प्रस्तुत किया जाएगा जी। तो मैं फिर दोबारा आपको बधाई देती हूँ इस ऐतिहासिक, खूबसूरत, संवेदनशील और भाषा समृद्ध उपन्यास के लिए जी। धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आपका भावी उपन्यास भी इसी तरह सफलता प्राप्त करे जी। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ दर्शकों के लिए आप कोई संदेश यदि देना चाहे तो? बस इतना ही कि हमें अपने लोक इतिहास को सिर्फ मौखिक वृत्त के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी लोक कथाओं में छिपे हुए इतिहास को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता चला कि 1924 से जिम्बाब्वे में ओरल हिस्ट्री प्रोग्राम्स चलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में चलते हैं। और भारत जैसे देश में जिसका कि मौखिक इतिहास इतना समृद्ध है, उन मौखिक वृत्तों को इतिहास के रूप में बाहर लाने का अब समय आ गया है। ये रानी कमलापति, ये उपन्यास इसी की एक कोशिश थी। और मुझे लगता है कि हम सबको अपने अपने क्षेत्रीय कहानियों में ऐतिहासिकता को खोजने की कोशिश की नज़र से देखना चाहिए। बस इतना ही जी। देखते रहिए साहित्य सूत्र। नमस्कार। नमस्कार।